जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत लेके आया हूं और इसको मैं भली भांति से इज्जत से आपको बताऊंगा, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाए। अगर मैं वादा करता हूं, अगर तुमने प्रेम से क्लास के अंत तक पढ़ा तो आपको यही क्लास में ही रट्टा याद करा दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो देर न करते हुए हम आ जाते हैं दिल्ली डायनेस्टी पर। तो दिल्ली डायनेस्टी में यानी दिल्ली सल्तनत में अभी तक कितने 5 शासक हुए, 5 राज्यवंश हुए। दिल्ली डायनेस्टी में मेरे प्यारे दोस्तों, यानी दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए, 5 राजवंश हुए और हम उन्हें इज्जत से जानना चाहेंगे कि 5 राजवंश कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं गिनना चाहूं कि देखिए इस तरीके से हम करना है, जी के तू सरल, इस तरीके से। अगर जी के सरल ही होती ना तो भाई हम चीजें बहुत अच्छे से कवरेज कर लेते। तो इसलिए मैंने एक चीज बनाई है कि जी के तू सरल हो जाती। इसको थोड़ा सा छोटा लिख लो जी के तू सरल। ठीक है, जी के तू क्या होती मेरे भाई? सरल होती। जी के तू सरल होती। जी के तू क्या हो जाती प्यारे दोस्तों? सरल हो जाती। ठीक है, तो जी यानी मैंने आपको बताया दिल्ली डायनेस्टी, और दिल्ली डायनेस्टी में 5 राजवंश हुए। कितने राजवंश हुए? 5 राजवंश हुए। और 5 राजवंश में सबसे पहले मैंने बोला है आपको, जी के तू सरल हो जाती। तो जी से क्या बनेगा मेरे भाई? गुलाम वंश बनेगा। क्या बनेगा? गुलाम वंश बनेगा, गुलाम वंश। और गुलाम वंश को ही हम किस नाम से और जानते हैं? मामूलक वंश के नाम से भी जानते हैं। मामूलक वंश के नाम से जानते हैं, मामूलक वंश के नाम से भी जानते हैं। और इसको मेरे प्यारे दोस्तों दास वंश के नाम से भी जानते हैं। इसको भाई दास वंश के नाम से भी इज्जत से जानते हैं। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि दिल्ली डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए। पहला राजवंश हुआ, पांचों के नाम हम किस तरीके से याद करेंगे? जी के तो सरल हो जाती, के से बनेगा यानी गुलाम वंश। के से क्या बनेगा मेरे भाई? वो सॉरी जी से क्या बनेगा? गुलाम वंश बनेगा। और गुलाम वंश को मामूलक वंश, मामूलक वंश को ही दास वंश के नाम से हम जानते हैं। अब दूसरा क्या है? के से खिलजी वंश बनेगा, लेकिन मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो गुलाम वंश को ही किस नाम से जानते हैं? मामूलक वंश। और मामूलक वंश को ही क्या कहते हैं? दास वंश के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसकी समय सीमा कहां से कहां तक रही? 1206 से 1290 ईस्वी तक रही है। सॉरी 1900 लिख जाता है भाई, कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा कि 1900 की ज्यादा होती है, तो भाई देखना। ठीक है, तो ये 1200 कितना मेरे भाई? 90। कहां तक चला? ये 1290 तक शासन किया। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि मेरे दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए। 5 राजवंश हुए। पहला हुआ आपका गुलाम वंश, G4 गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामूलक वंश के नाम से जानते हैं, मामूलक वंश को दास वंश के नाम से जानते हैं। और ये 1206 से 1290 तक रहता है। ठीक है, चलिए अब के से बनता है खिलजी वंश। क्या बनता है मेरे भाई? खिलजी वंश। क्या बनता है? खिलजी वंश। अब जो खिलजी वंश की जो समय सीमा रही, ये जो समय सीमा है सबसे कैसी है? कम समय सीमा रही है इस वंश की। तो 1290 से इसकी मैं बात करूं, इसकी जो सीमा रही है ना, अब देखो यहां से जी से मैंने क्या बनाया आपके लिए? गुलाम वंश बनाया। और के से क्या बनाया? खिलजी वंश। ये पांचों राजवंश हम इज्जत से कैसे याद कर लेंगे? जी के तू सरल हो जाती। ये बात आपको इज्जत से समझ में नहीं आई होगी क्या? ठीक है तो ये 1290 से कहां तक रहा है? 1320 तक रहा है। इसकी समय सीमा मेरे भाई, पूरी दिल्ली डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, मतलब पूरी डायनेस्टी में इसकी समय सीमा क्या रही है? सबसे कम रही है। तो इस राजवंश की
समय सीमा, समय, इस राजवंश की समय सीमा पूरी दिल्ली सल्तनत में क्या है, कम है। इस राजवंश की समय सीमा सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कम है। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब अगली बात पे चलते हैं कि जी के तू से क्या बनेगा मेरे भाई, तुगलक, तुगलक वंश बनेगा। क्या बनेगा, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश। और तुगलक वंश की जो समय सीमा रही है वो 1320 से मेरे भाई इसकी जो समय सीमा रही है ना सबसे ज्यादा रही है। क्या रही है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी जो समय सीमाएं सबसे ज्यादा रही है 1320 से 1414 तक रही है। तो कहूंगा कि इस वंश की समय सीमा सबसे अधिक रही है, सबसे अधिक रही है। ये बात आपको समझ में आई होगी ना, समय सीमा क्या रही है, सबसे अधिक रही है। मैंने अभी तक क्या बताया कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए। पहला वंश हुआ गुलाम वंश, गुलाम वंश को किस नाम से जानते हैं, मामूलक वंश, और मामूलक वंश को दास वंश के नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा 1206 से 1290 तक रही। अब जी के से बनेगा खिलजी वंश, और यानी जिसकी जो समय सीमा है 1290 ईस्वी से, यानी 1290 से 1320 ईस्वी तक रही है। इसकी जो समय सीमा है ना पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे कम रही है। अगला आ जाता है आपसे टी से तुगलक वंश, और तुगलक वंश की जो समय सीमा है 1320 से 1414 ईस्वी तक रहती है। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। अब आ जाता है एस का मतलब सैयद वंश। क्या आ जाता है मेरे भाई, सैयद वंश। और सैयद वंश की जो समय सीमा है मेरे भाई 1414 से, अब जो देखिए तो ये कितनी रही है मेरे भाई, सैयद वंश की जो समय सीमा है 1414 से यानी 1451 यानी 1451 ईस्वी तक रही है। ये ईस्वी में है सब समय मेरे प्यारे दोस्तों, ईस्वी में है। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, 1290 से 1320, 1320 से 1414, और 1414 से 1451 तक इसकी समय सीमा रही है। तो अब आ जाता है मेरे भाई यानी लोधी वंश। क्या आ जाता है, लोधी वंश आ जाता है, लोधी वंश आ जाता है। तो लोधी वंश की जो समय सीमा है 1451 से 1526 तक रही है। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। मैंने अभी तक क्या बताया कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। 5 राजवंश में पहला वंश हुआ गुलाम, गुलाम को कहते हैं मामूलक और दास वंश के नाम से जानते हैं। उसकी समय 1206 से 1290 रही है। यानी जी के से बनता है खिलजी वंश, खिलजी वंश की जो समय सीमा है 1290 से 1320 तक रही है। फिर जी के तू से टी 4 क्या बनेगा, तुगलक वंश, और तुगलक वंश की जो समय सीमा है 1320 से 1414 तक रही है। इसकी समय सीमा सबसे कम है। और इसकी सैयद वंश की तुगलक वंश की समय सीमा क्या है, सबसे अधिक है। सैयद वंश है ना, सैयद वंश 1414 से 1451 तक चलता है। लोधी वंश आता है वो 1451 से 1526 तक चलता है। इतनी बात आपको जिससे आई होप समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इज्जत से, ठीक है। अब इसमें पहला हम राजवंश ले लेते हैं। पहला राजवंश, इसको ए नाम से जान लो, क्या कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो इसमें राजवंश दिल्ली सल्तनत में चलता है जिसे हम कहते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में कौन शासक हुआ, अब गुलाम वंश पहले मैंने ये बताया है ना, ये देखिए यानी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में पहला शासक कौन रहा, इसमें भी तो राज्य करने वाले व्यक्ति रहे, फिर शासक का अंत हुआ होगा। इसमें भी राज्य करने वाले कई व्यक्ति रहे होंगे, तो इसमें भी कई व्यक्ति रहे। तो अब इसमें पहला व्यक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसमें पहला राजा ले लेता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला राजा ले लेता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक,
कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो समय सीमा मेरे प्यारे दोस्तों रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो समय सीमा रही है, उसने कितने दिन तक शासन किया है, तो आप कहेंगे कि 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया है। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत मजे से मैं आपको बताऊंगा इज्जत से, ठीक है। अब मैं इसकी एक स्टोरी पूरी तरह से बताता हूं, फिर उसके बाद में आपको मैं मतलब नोट भी कराऊंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक बात आपसे कह दूं कि ऐबक का मतलब क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन ने पूछा है, ये एग्जामिनर ने पूछा है कि ऐबक मीन्स मतलब क्या होता है, ऐबक का मतलब क्या है। तो ऐबक का मतलब कहेंगे हम चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता, इसका मतलब क्या है, चंद्रमा का। ऐबक का मतलब क्या है, चंद्रमा का देवता। तो अब ऐबक की कहानी मैं आपको बड़ी भांति से बताता हूं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ऐबक को मेरे प्यारे दोस्तों किसने, गौरी ने खरीदा, मोहम्मद गौरी ने खरीदा। किसने खरीदा, मोहम्मद गौरी ने खरीदा। और कहां से खरीदा मेरे प्यारे दोस्तों, निशा बाजार से खरीदा। कहां से खरीदा, निशा बाजार से खरीदा, बाजार से खरीदा। अब मैं एक बात समझ में आई होगी कि क्या बोल रहा हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का क्या था मेरे भाई, गुलाम था। इस गौरी का ये ऐबक गुलाम था। इसने खरीदा, कहां से खरीदा था, निशा बाजार से खरीदा था। और इसको भाई पहले निशा बाजार में बेचने के लिए लाया कौन था, मैं एक बात कर दूं कि यानी कुकी या कुका, ये कुकी का शिष्य है। कुकी इसको निशा बाजार से ही कहीं से खरीद के लेके आया। फिर इसे उसने तलवार और सब चीज चलाना वलाना सिखा दिया। और चलाना वलाना सिखाने के बाद एक जैसे कि प्रदर्शन किया जाता है कि हमारे इस हुनर में, मतलब हमारे इसमें, हमारा जो कैंडिडेट है इसमें कितना हुनर है, किसका हुनर है, वो हुनर दिखाया जाता है। तो जिस तरीके से निशा बाजार लगा था, तो वहां ये अपना, इसको तलवार चलाना सही से आता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो अपना कर्तव्य दिखा रहा था इस तरीके से। तो वहां से मोहम्मद गौरी निकल रहा था। तो मोहम्मद गौरी ने उसको देखा कि मेरे भाई ये वाली चीज बढ़िया है, इसको मैं ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ। तो भाई यानी कुकी ने भाई किसको, मोहम्मद गौरी को बेच दिया। ये किसको बेच दिया, इसकी बड़ी लंबी कहानी होगी। मोहम्मद गौरी की मतलब देखना, बिटिया की शादी भी कर लेगा ये, ठीक है, बड़े मजे से कराएगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, वो कभी भी अपने आप को यानी भाई सुल्तान नहीं समझता, राजा नहीं समझता। और वो यानी दिल्ली डायनेस्टी उसके हाथों में तो आ जाती है, लेकिन वो कभी गद्दी पर भी नहीं बैठता। वो लाहौर ही कैपिटल रखता है, दिल्ली नहीं रहता तब। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो देखिए वास्तविक कौन था मेरे भाई, आगे चल के भैया इल्तुतमिश आएगा, वो दिल्ली वहां से, लाहौर से वहां पर आपकी राजधानी स्थानांतरित करेगा, तब जाकर के वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई पहला शासक तो है, लेकिन वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं है, कि इसने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, यानी इसने अपने आप को क्या कहा, सिपह सालार, घोड़े की देख रेख करने वाला बोला। ये तो इसकी कहानी है। मैं अब पॉइंट वाइज आपको इज्जत से बताता हूं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का देवता होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और गुलाम के बाद क्या बना भाई, दामाद भी बना। इसकी पूरी कहानी में आपको जिससे बताऊंगा। तो ऐबक क्या था मेरे भाई, ऐबक मोहम्मद गौरी का, किसका मेरे भाई, गौरी का क्या था, दामाद भी था। गौरी का क्या था भाई, गुलाम था, गुलाम व दामाद भी है। मोहम्मद गौरी का ये ऐबक है ना, वो गुलाम भी है और दामाद भी है। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। अब यहाँ पर मैं एक बात करूं कि इस राजवंश में कई राजा हुए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, जिसका मतलब हुआ चंद्रमा का देवता। और इसके बाद भाई यानी दिल्ली डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक आएगा इल्तुतमिश जो आएगा, जो शमसी वंश से था। किस वंश से था ये भी पूछा जाता है। तो ये किस वंश से था, शमसी वंश से था। और ये कुतुबी वंश से, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से था, तो कुतुबी वंश से था। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इज्जत से लिखता हूँ, ये चीजें मैंने समझाई हैं। अब मैं बारी बारी से पॉइंट वाइज सारी चीजें लिखूंगा, ठीक है। वैसे लिखने के लिए आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात मैं करूं
ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक, ऐबक का मतलब होता है भाई चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। इसमें पहला शासक चंद्र ये हुआ। फिर इसके साथ में और भी इसके शासक रहे जो फेमस हैं, उनका नाम बता रहा हूं, यानी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश रहा। और इल्तुतमिश क्या मेरे भाई शमसी वंश से था। ये पूछा जाता है किस वंश से, तो शमसी वंश, शमसी वंश से। और कुतुबुद्दीन ऐबक था वो यानी कुतुबी वंश से था। किस वंश से था? कुतुबी वंश से था। कुतुबी वंश, कुतुबी वंश से था। ये बात समझ में आई होगी। और इल्तुतमिश था वो शमसी वंश से था। और एक राजा होगा मेरे भाई बलवन, बलवन ये तो खाल में भूसा भरवा देता, बहुत डेंजर आदमी है, ठीक है, आगे कहानी बताएंगे। बलवन, बलवन मेरे प्यारे दोस्तों क्या था, यानी बलवनी वंश से था। किससे? बलवनी वंश से था, वंश से था। तो सबसे पहले मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। इसमें ये मैन रहे तो ये वंश इस वंश से लिए गए, ठीक है। तो यानी ये बलवनी वंश से था। अब बात आ जाती है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक यानी मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम हुआ दमाद। तो यानी मोहम्मद गौरी यानी गौरी, गौरी का क्या था? मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऐबक, ऐबक क्या था? गुलाम, गुलाम व क्या भाई? दमाद, गुलाम व दमाद, दमाद भी था, गुलाम व दमाद था। अब मैं बात करूंगा अगली कि यानी ऐबक को, ऐबक, ऐबक को किसने? मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने कहां से खरीदा भाई? निशा बाजार से खरीदा। कहां से खरीदा? निशा बाजार से खरीदा, निशा बाजार से खरीदा। यानी मोहम्मद गौरी ने निशा बाजार से खरीदा। बेगा किसने भाई इसको? कुकी ने। ये किसका शिष्य है? ये पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका शिष्य था, यानी ये शिष्य किसका था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक शिष्य, शिष्य था ये कुकी, कुकी, इसको कुका के नाम से भी जानते हैं, कुका, कुकी या कुका। एक कुकी और कुका ने क्या भाई इसको क्या सिखाया भाई? तलवार सिखाया, कुरान पढ़ना भी सिखाया। इसलिए इसका निक नेम आगे चल के मैं बताऊंगा, यानी कुरान खां भी आएगा, पील बख्श भी आएगा, लाख बख्श भी आएगा, ठीक है। इसके निक नेम भी बताने वाला हूं। तो ये यानी शिष्य किसका था? कुकी या कुका का शिष्य था। इसको कहां से खरीदा गया मेरे भाई? निशा बाजार से खरीदा गया, ठीक है। अब अगली बात जिससे आ जाती है, अब इसको निशा बाजार से खरीद लिया गया। खरीदने के बाद अब ये लेके ये इसका शिष्य हो जाता है। अब शिष्य होने के बाद अब यहाँ पे मैं बताऊं इसके निक नेम क्या थे, यानी उपनाम, निक नेम यानी उपनाम। उपनाम की बात करूं कि इसके उपनाम क्या है, तो मैं कहूंगा कि इसके उपनाम है लाख बख्श। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? लाख बख्श, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला। यानी लाख बख्श का मतलब क्या है? लाखों का दान देने वाला, ठीक है। लाख बख्श का मतलब क्या है मेरे भाई? लाखों का दान देने वाला। और लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। और पील बख्श, अगली बात मैं आपसे करूं पील बख्श की, किसकी? पील बख्श, पील बख्श साफ सा लिख दो थोड़ा सा, पील बख्श। पील बख्श का मतलब है, यानी पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला। अब आता है कुरान खां। इसको कुरान खां के नाम से भी जानते थे, कुरान खां, कुरान खां। कुरान खां का मतलब है कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को पढ़ने वाला। कुरान खां का क्या मतलब है? कुरान को
पढ़ने वाला। ये बात आपको जिससे अभी तक समझ में आई होगी। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सल्तनत में कितने शासन हुए? 5 राजवंश हुए। जी के तू सरल हो जाती, जी से गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जानते हैं और मामूलिक वंश के नाम से जानते हैं। इसकी जो समय सीमा रही 1206 से 1290 तक रही। जी के से बनेगा खिलजी वंश, और खिलजी वंश की जो समय सीमा है 1290 से 1320 तक रही। ये पूरी दिल्ली डायनेस्टी में, पूरी दिल्ली सल्तनत में इसकी राजवंश की समय सीमा क्या होती है? सबसे कम होती है। अब अगली बात आ जाती है जी के तू से बनेगा तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो समय सीमा सबसे अधिक है 1320 से 1414 तक रहती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जी के तू क्या हो जाती? जी के तू सरल यानी सैयद वंश। सैयद वंश की जो समय सीमा है 1414 से 1451 तक रहती है। जी के तू सरल यानी ल से बनेगा लोधी वंश, और लोधी वंश की जो समय सीमा है वो यानी 1451 से 1500 यानी 26 तक चलती है। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। फिर मैंने आपको ये बताया कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक किस वंश से था? यानी ऐबक किसे यानी किस वंश से था? ऐबक यानी कुतुबी वंश से था। और इसके बाद एक राजा अच्छा हुआ, क्या नाम है जिसका? इल्तुतमिश, वो भी किस वंश से था? शमसी वंश से था। बलवंत शमसी वंश से था। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ऐबक का चंद्रमा का देवता, ये मैंने बता दिया, यानी ये बता दिया। और मोहम्मद गोरी को ये कहां से मिला था? निसा बाजार से। और जो ऐबक का गुरु था ये किसका शिष्य था? ये भी बोल सकते हैं, तो कुकी या कुका का शिष्य था। ठीक है। इसके निक नेम क्या है? लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला। कुरान कुरान को पढ़ने वाला। ये वाली बात आपको जैसे समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अगर इसको वो लेके आया, कौन लेके आया मेरे भाई? मोहम्मद गोरी लेके आया। और मोहम्मद गोरी जब इसको लेके आया ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों में एक बात बता दूं, इसको सबसे पहले उसने क्या बनाया? सिपह सालार बनाया। और सिपह सालार क्या होता है? यानी सॉरी, अमीर ए आखुर बनाया। क्या बनाया? अमीर ए आखुर। क्या बनाया इसको? सबसे पहले जब खरीद के लेके आया कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गोरी खरीद के लाया, तो इसको सबसे पहले एक पद दिया गया। किसको? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। यानी ऐबक को क्या बनाया मेरे भाई? अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर का मतलब क्या होता है? अमीर ए आखुर का मतलब क्या होता है कि घोड़ों की देखरेख करने वाला अस्तवल। इसको अस्तवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अमीर ए आखुर यानी घोड़ों की देखरेख करने वाले को, घोड़ों की देखरेख करने वाले, घोड़ों की देख रेख करने वाले को क्या बोलते हैं? अमीर ए आखुर बोलते हैं, जिसे अस्तवल का प्रमुख भी कहा जाता है। अस्तवल का प्रमुख भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अस्तवल का प्रमुख। इसको अस्तवल का क्या कहते हैं? अस्तवल का प्रमुख भी कहते हैं। अब पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक इसको लेके आया निसा बाजार से, तो अमीर ए आखुर बनाया। अमीर आखुर का मतलब होता है घोड़ों की देखरेख करने वाला, और इसे अस्तवल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद इसने, देखिए ये चालकारी चलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है। माइंड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है ये व्यक्ति। ठीक है। तो मैं एक बात में यहाँ बताने वाला था कि यानी ऐबक को अमीर ए आखुर के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना? और यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि पहली बार ये बना। ठीक है। फिर बना ये अमीर आखुर के बाद यानी मलिक और सिपह सालार। मलिक व सिपह सालार, मलिक और सिपह सालार जिससे बोलते हैं सेनापति। मलिक व सिपह सालार जिसे बोलते हैं हम सेनापति। और ये मलिक व सिपह सालार बनने के बाद में, मलिक और सिपह सालार बनने के बाद इसने भाई 2 कांड कर दिए बढ़िया बढ़िया। क्या कर दिए?
कि एक तो इसने भाई यानी किसका, चंदावर का युद्ध जीत लिया, और एक क्या, तराइन का, तराइन तराइन का युद्ध जीता, और इसने चंदावर का युद्ध जीता। अब ये युद्ध मैं एक ट्रिक से पूरे करा दूंगा आपको एक वीडियो में, ठीक है। यानी तराइन का युद्ध जीता, ये इसने छल से जीत लिया, और छल से जीतने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों मोहम्मद गोरी इससे हो जाता है खुश, और खुश होने के बाद अपनी बिटिया की शादी इससे कर देता है, ठीक है। अपनी बिटिया की शादी कर देता है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी जाता है निपट, और निपटने के बाद इसका होता है राज्य अभिषेक, ठीक है। यानी ऐबक का जब राज्य अभिषेक हुआ ना, राज्य अभिषेक इसका जब होता है तो ये मतलब राजगद्दी पर नहीं बैठता, और ये यानी लाहौर, यानी अपनी कैपिटल कहां बनाता है, लाहौर बनाता है, दिल्ली नहीं। दिल्ली से अपनी मतलब राजधानी को कहां ले जाता है, लाहौर ले जाता है। इसका राज्य अभिषेक होने के बाद ये राजधानी, कैपिटल को कहां ले जाता है, राजधानी कहां रखता है मेरे भाई, लाहौर में रखता है। और लाहौर में इसका जो यानी लाहौर में रखने के बाद ये अपने आप को कहता है कि मैं राजा नहीं हूं, मैं क्या हूं, एक भाई सिपह सालार हूं। क्या हूं, सिपह सालार, जिसे हम बोलते हैं सेनापति, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेनापति, सिपह सालार, ठीक है। सबसे पहले क्या बना था, अमीर आखुर के बाद सिपह सालार बना। इसने 2 कांड कर दिए, और करने के बाद राजा खुश हो गया। मोहम्मद गोरी ने अपनी बिटिया ब्याह दी, और बिटिया ब्याहने के बाद थोड़ा मतलब इसकी मोहम्मद गोरी के निपटने के बाद में ये कहा गया कि भाई अपनी राजगद्दी संभालिए, बढ़िया तरीके से चलाइए। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मैं तो मोहम्मद गोरी का गुलाम हूं, मैं इस राज्य के लिए नहीं हूं, और मैं अपने आप को कभी सुल्तान की उपाधि, उसने अपने आप को कभी सुल्तान की उपाधि दी नहीं, बोला ही नहीं कि मैं राजा हूं, ठीक है। तो अब यहां तक यानी इसने अपनी राजधानी कहां कर ली स्थापित, लाहौर में कर ली। और इसकी देखिए मृत्यु हो जाती है आपकी चौगान यानी पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में। कब हो जाती है, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी ऐबक की। अभी इसके निर्माण कार्य भी लिखाऊंगा, इसका मकबरा अलग कहाँ है, किसने बनवाया है, सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है कि ऐबक की मृत्यु यानी 1210 ईस्वी में हो गई। 1210 ईस्वी में हुई किस कारण, यानी चौगान जिसे हम बोलते हैं पोलो खेलते समय यानी जो घोड़े पर भाई उस तरीके से खेला जाता है, घोड़े पर बैठ करके। तो चौगान और पोलो खेलते समय क्या होगी, इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। अब आप हेडिंग डालेंगे यानी ऐबक के निर्माण कार्य, ऐबक के निर्माण कार्य, ऐबक ने क्या क्या निर्माण कराया वो चीज आप देख लीजिएगा, पूछा जाता है, इंपोर्टेंट बात है। तो इसने क्या क्या निर्माण कराया वो चीज चलो देखते हैं, ठीक है। तो इसके जो निर्माण कार्य रहे वो क्या रहे मेरे प्यारे दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहां पर है मेरे भाई, अजमेर में है। ये कहां पर है, अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहां है, अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था ना, वो पहले संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय था ना। ये किसने बनवाया था, भीषल देव विग्रहराज, यानी विग्रहराज ने बनवाया था, भीषल देव विग्रहराज ने बनवाया था। लेकिन इसने किसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में यानी मस्जिद में तब्दील कर दिया। और इसने एक मस्जिद बनवाई दिल्ली में जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों कुतुब उल इस्माइल। और अगली इसने जो निर्माण कार्य कराया वो क्या कराया है मेरे भाई, मस्जिद है जो दिल्ली में निर्माणित है, कुतुब मस्जिद है। और ये कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली में है,
ठीक है, ये दिल्ली में है। फिर इसके बाद इसने क्या बनवाया मेरे प्यारे भाई, यानी कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। अरे भाई कुतुब मीनार जो बनवाई, और कुतुब मीनार अधूरी रह गई, इसका अधूरा निर्माण था, अधूरा निर्माण था, कुतुब मीनार का अधूरा निर्माण था, जिसे पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको क्या, निर्माण कार्य को क्या किया मेरे भाई, पूरा किया। और इसका जो मकबरा है, इसका जो मकबरा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो मकबरा है लाहौर में, ठीक है, किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने बनवाया। इसका जो मकबरा है वो कहां पर है प्यारे दोस्तों, लाहौर में। इसका जो मकबरा है ना, यानी ऐबक का मकबरा कहां पर स्थित है, लाहौर में है, यानी लाहौर में स्थित है, लाहौर में स्थित है। और जो लाहौर में स्थित है ना, वो किसने बनवाया है ना, इसके दामाद, इसका दामाद भी था, इल्तुतमिश इसका दामाद था। ये गुलामों को गुलाम, यानी गुलाम इसलिए कहते हैं गुलाम मसीह, गुलामों का गुलाम चलाया है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने बनवाया, इसे मकबरे का पापा भी कहते हैं, आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, बनवाया था। और ये इसका कौन था मेरे भाई, दामाद था। बहुत इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। वो क्या चीज है, मैं अगली बात बता रहा हूं कि ऐबक के दरबारी कवि कौन थे, ऐबक के दरबारी कवि कौन थे। इसके जो दरबारी कवि थे वो भाई कौन थे, इसके जो दरबारी कवि थे कौन थे, हसन निजामी इसके क्या थे, दरबारी कवि थे। तो मैंने आपको क्या बताया इसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक शासन पर बैठता है, यानी 1206 से 1210 तक रहा। ये जो सिपह सालार बन के आया था, ठीक है, और चीजें, ठीक है। तो इसके जो दरबारी कवि थे मेरे भाई हसन निजामी थे। और अब अगला राजा आ जाता है, अगला राजा, इसकी कहानी हो जाती है खत्म, इसकी कहानी हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों खत्म। अब बी राजा आता है, दूसरा राजा आता है, जिसको बी नाम से दे लो, यानी आराम शाह जो आता है। अब ये बी राजा है, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई चर्चा बड़ी भांति से मैंने की है इसके बारे में, और ये वाली चीज है ना अगली वीडियो में बताई जाएगी बड़ी इज्जत से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लेते हैं विदा, नए जोश नए सोच के साथ में नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे।